हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर हम लोग 4 जो उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअली रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन बगल में दिख ही रहा होगा, तो उसको याद कर लेना रहेगा, सीधी सी बात है। हालांकि जो समझने वाला क्वेश्चन रहेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो अराउंड मेरा टारगेट रहेगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट में इंपॉर्टेंट बातें समझा देना। देखो ये मुझे पता है कि जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर देने वाला एटलीस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद एक्सप्लेनेशन तो देख ही रहा होगा। देखो बिना पेपर देखे अगर कोई ये कहे कि मेरा तैयारी केवल एक्सप्लेनेशन या इस क्लास से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पहला काम करना होगा, भाई टेस्ट तो देना होगा, ठीक है। यही रीज़न है कि क्लासेस भी हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, डिले बना रहे हैं, ताकि जिनको मैक्सिमम लोग टेस्ट दे लें। अक्सर क्या होता है, लोग ज्वाइन करने के बावजूद टेस्ट नहीं देते हैं। आप जब टेस्ट देते हो तो जाहिर सी बात है कि भैया आपके कुछ प्रश्न सही होंगे और कुछ प्रश्न आपके गलत होंगे, ठीक है, कुछ गलत भी होंगे। अब आपका काम क्या होता है ना, हमारा क्या होता है कि हम जो सही हो गया उसको मान ही चलते, हमको याद है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो प्रश्न हमारे सही हुए हैं उन प्रश्नों में कई सारे ऐसे तुक्के हमने मारे थे जो ब्लाइंड टिक था और वो सही निकल गया। अब अगर उन प्रश्नों को वापस नहीं दोहराएंगे, उन पे अच्छी पकड़ नहीं बनाएंगे, परीक्षा में अगर यदि प्रश्न दोबारा आ जाते हैं तो 100% चांस है कि वो प्रश्न आप गलत कर दें, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपने टेस्ट में क्या सही मारा था। रही बात गलत वाले प्रश्न, तो गलत वाले प्रश्न पे तो ठीक है, आप लोग काम करते हो, अच्छी बात होगी कि आप जिन प्रश्नों को छोड़ देते हो, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रश्नों को छोड़ देते हैं, उनसे मैं यह भी कहूँगा कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके प्रयास करें कि क्वेश्चन को 50-50 में कन्वर्ट करें। जब एक बार आप 50-50 में क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हो तो लगभग क्वेश्चन आपको यस नो टाइप का बन जाता है, तो प्रोबेबिलिटीज़ 50% सही बढ़ जाती हैं आपके आंसर के सही होने की। तो चलिए फिर, ये तो एक बातचीत था, जो बातचीत हम लोग कर लिए। अच्छा, इसमें एक बातचीत ये बता दूँ कि देखिए भैया, टेस्ट अभी भारी डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। हम लोग का आज की डेट के पहले 10 टेस्ट की फीस थी, ठीक है, आपकी 1000 रुपये थी। अभी इसमें सीधा 50% डाउन कर दिया गया है। आपकी अभी जो यूपी पीसीएस की टेस्ट है उसकी फीस हो गई है 500, ठीक है, 499 यानी 500, 499 ले देते, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी टेस्ट की फीस है। जो क्लासेज हैं, ठीक है, डिस्कशन वो आपको मिल जाएंगे। पूरा पेपर हम लोग यहाँ पे प्लान बनाए कि एक साथ आपको पेपर दे देंगे, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार उस पेपर को दे लें, अपनी टाइम के अनुसार। एक्सप्लेनेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप में आपके एक गूगल मीट का लिंक जाता है, ठीक है, संडे गूगल मीट का लिंक जाएगा। आप चाहोगे तो हमारे उस लिंक के थ्रू ऐड होके आप ये पेपर लाइव भी दे सकते हो गूगल मीट से। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। जो सुविधाएं पहले 1000 में मौजूद थी वो 500 में आपके पास मौजूद है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। गोरखपुर में जो लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो उनसे बता दूं, आप सरस्वती पुस्तक केंद्र जाओगे तो वहाँ पे पहले 4 पेपर इसके प्रिंट आउट मौजूद हैं। बाकी पेपर भी धीरे धीरे पहुँचा दीजिएगा, बट ठीक है, बात वही है। आप अगर प्रिंट आउट आपको चाहिए तो गोरखपुर में केवल मौजूद है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन भैया। अब देखो, पहले आपको एक एक आइडिया देता चलूँगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया एक तरफ कुछ डायनेस्टीज़ हैं और दूसरी तरफ उस डायनेस्टीज की कैपिटल्स हैं। जैसे आप लोग ध्यान देना, तो सूरसेन, कौशल, चेदी, वत्स, ये क्या है, 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों का नाम लिखा है। हमको पता है बुद्ध काल में कुल 16 महाजनपद थे। अब बुद्ध काल में महाजनपदों का उद्भव क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन है आयरन, लोहे की खोज सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि लोहे की खोज ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी ने मार्केट जनरेट किया, मार्केट के इर्द गिर्द नगरों का विकास हुआ और फाइनली महाजनपद, जनपद और महाजनपदों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसकी कैपिटल्स अक्सर देखो, यहाँ पे सूरसेना लिखा गया है, शूरसेन है। सूरसेन की जो कैपिटल है वो आपकी मथुरा पड़ती है, कौशल श्रावस्ती पड़ता है, चेदी का सुक्तिमती है और वत्स की कौशाम्बी, ये कैपिटल्स हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि जो बचे हुए कैपिटल्स हैं, जो महाजनपद हैं, उनको याद करना है। पेपर में एक टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो टोटल 8 महाजनपद 16 में से आपके यूपी में स्थित है, तो इनके कैपिटल्स तो आपको जरूर याद करना है। मेंस में उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद हैं उनके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इनकी विशेषताओं पर चर्चा करें। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसका आंसर तो टिक मारना अपने आप में बहुत आसान था। अब देखो, हर साल पेपर में इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। इसी तरीके से 4 इंस्टीट्यूट आपके पेपर में दिख रहा है। एक है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान,
दूसरा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तीसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और चौथा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कह रहा है इन चारों अनुसंधान संस्थानों में से किसका संबंध आपके लखनऊ से नहीं है। ठीक, तो जो पशु अनुसंधान संस्थान आपको दिख रहा होगा चौथा नंबर ऑप्शन पशु अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में, बरेली के इज्जत नगर में आपको पशु अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। बाकी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान अगर जो भी PIQ लगा रहा होगा आप देखोगे इन तीनों लखनऊ के मौजूद तीनों इंस्टीट्यूट में सर्वाधिक बार जो पेपर में बन के आया वो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आप अगर इंग्लिश देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखना सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, पेपर में क्वेश्चन बन गया बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये लास्ट 4-5 सालों में 2 बार क्वेश्चन बन के आ चुका। ठीक है, तो ये आपका पहला 3 जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है और जो आपका लास्ट वाला है, ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका बरेली में स्थित है, इज्जत नगर। ओके, बरेली में जीते, सही ना, हाँ ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपको क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भैया उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है कि चोटियों को क्रम को अरेंज करना, नॉर्थ टू साउथ। 4 शिखर हैं, धूपगढ़, गुरु शिखर, ब्रह्मगिरी और कलसुबाई। अब देखो कभी भी यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ, इस टाइप की क्वेश्चन कभी भी आ जाए परेशान नहीं होना है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है, गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है, ब्रह्मगिरी कहाँ पे स्थित है। आप इसलिए नॉर्थ टू साउथ चले जाओगे। आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी, हम लोग पर्वत और उनकी अवस्थिति पेपर पढ़ते हैं, बुक्स आप कोई पढ़ोगे, किसी का नोट्स पढ़ोगे तो ये जरूर लिखा रहता है। आप जैसे ही इन चीज़ों पे दिमाग लगाओगे, फॉर एग्जांपल आप ये मैथ ध्यान से देखो, जिन 4 लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें क्या है, एक आपका है धूपगढ़, दूसरा है गुरुशिखर, तीसरा है ब्रह्मगिरी। ठीक है, और अब देखो ब्रह्मगिरी आपके कर्नाटका में स्थित है, यहाँ ध्यान से देखना, ब्रह्मगिरी कहाँ पे, कर्नाटका में। पेपर में कई बार ब्रह्मगिरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ किया हुआ है कि ब्रह्मगिरी कहाँ पे स्थित है। गुरुशिखर हमको देखो ये अरावली वाला बेल्ट, बहुत ध्यान से। ठीक, गुरुशिखर पे एक प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर की यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं निर्वाण स्थल भी है, इसी से सटे हुए। ठीक, तो उसका आप लोग कमेंट कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको तैयारी इससे पता चलेगी कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो गुरुशिखर आपका एकदम नॉर्दर्न, क्योंकि भाई ठीक है अरावली है और यहाँ पे ब्रह्मगिरी नीचे है। आपको बस इतना अगर पता चलेगा कि भाई कि गुरुशिखर क्या है, नॉर्दर्न पोर्शन है, और ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, साउदर्न पोर्शन है। अब आ जाओ भैया, इतना मैच कराओ। तो गुरुशिखर यानी सिंपल सी बात है, देना है आपका स्टार्ट में होगा, तो गुरुशिखर यहाँ पे दिख रहा है आपका स्टार्ट में, गुरुशिखर यहाँ पे स्टार्ट में दिख रहा है, और ब्रह्मगिरी आपके लास्ट में होगा, तो ब्रह्मगिरी यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है और यहाँ पे धूपगढ़ लास्ट में दिख रहा है। अब आंसर करना सोचो सिंपल कितना हो गया, सिंपल हो गया भाई, ब्रह्मगिरी आपका यहाँ पे साउदर्न दिख रहा है, गुरुशिखर यहाँ पे 2 जगह, तो ऑप्शन नंबर डी सही। केवल 2 ऑप्शन आपको बताते हैं कि भैया कौन कहाँ पे स्थित है, तो बहुत इजी था इसको टिक करना। बाकी धूपगढ़ आप ध्यान से देखना मैप, तो धूपगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, धूपगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, एक सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का है। करेंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो परेशान ज़्यादा होना है, बट टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो भी परेशान मत हो। हम सबको पता है कि जिसकी करेंट अफेयर की मैक्स तैयारी है उसकी भी करेंट अफेयर की 50% कल तैयारी है, 50%, और जिसकी करेंट अफेयर की नहीं तैयारी है वो 0% पे होगा या 0 to 10 के बीच में होगा। आपको करना क्या करना यार, डेली 3 घंटे आपको करेंट अफेयर पढ़ने होंगे, डेली 3 आवर। डेली आप जब 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सही करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखो 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है। जून 2024 भारतीय शहर को, किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड क्रॉप सिटी के रूप में दर्जा दिया गया, नामित किया गया। 4 ऑप्शन है। इस बार अयोध्या भी आपकी बहुत न्यूज में, लेकिन अयोध्या इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर श्रीनगर है। अयोध्या क्यों न्यूज में है, यहाँ पे आपको टेम्पल म्यूजियम डाटा साइंस के द्वारा खोला गया इसलिए न्यूज में। श्रीनगर वो सिटी है, हो सकता है यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन एक बना देता, अगर कोझिकोड का नाम दे देता, तो कोझिकोड का नाम दे देता तो चांसेस है कि आप लोग फंस जाते। सांस्कृतिक शहर के रूप में कोझिकोड को शामिल किया गया है, और श्रीनगर क्या है, विश्व क्राफ्ट सिटी या विश्व शहर का दर्जा दिया गया, इसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक, ये अयोध्या आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल म्यूजियम यहाँ पे लगाइए। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसके बाद से 5वां नंबर क्वेश्चन,
ठीक, एक्सप्लेन। अब देखो, एक तो क्या कि मैं फैक्ट्स बताता चलूँ, तो एक तो, और दूसरा क्या कि भाई आप लोग तैयार कर लो। ठीक, अब अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन, तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का क्या रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग के बारे में पूछ रहा है कि भाई भारत का रैंकिंग क्या है। तो देखो, भारत का रैंकिंग बहुत तेजी से बदला है। 2015 में भारत का रैंकिंग क्या था, 9वां रैंकिंग था, और वर्तमान में 3rd रैंकिंग है। यही रीज़न है कि इस पेपर में क्वेश्चन बनके कन्वर्ट होकर आ सकता है, क्योंकि भारत ने अपनी रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा सुधार किया है, इसलिए इसके क्वेश्चन बन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर छोड़ता हूँ, करंट अफेयर मैंने पढ़ा भी दिया, जो पढ़ाया वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आया है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, ये देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, भाई कितना आसान क्वेश्चन, मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखो। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेटों की सापेक्ष गति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सीमा का प्रकार नहीं है। मतलब यहाँ पे प्लेट सीमा के कुछ प्रकारों के नाम दिया गया है, तो आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, अपसारी, अभिसारी, निष्क्रिय और रूपांतरित। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय इसमें शामिल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये मतलब एकदम मतलब सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं बोलूं इस पेपर का, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इस पेपर का। ठीक है, कलिंग की लड़ाई भैया हमको पता है कि जब अशोक का राज्यारोहण होता है तो उसके 8 वर्ष पश्चात होता है, 8 वर्ष पश्चात होता है। ठीक, तो आप बताओ कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ। ठीक, सिंपल है। अब ये 42 तो बहुत बहुत कम है, काट दो भाई। 185 कोई संबंधी नहीं है। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है ना, 8वें का ए सही है। हाँ ठीक है, तो 8वें का ए सही है। 269 क्योंकि राज्यारोहण हुआ था, 8 वर्ष पश्चात ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये लिखा है इसमें नहीं, 8 वर्ष पश्चात की कहानी नहीं लिखा है, लेकिन 8 वर्ष की कहानी सही है। 8 वर्ष राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात ही लड़ाई लड़ी गई थी, तो 261 है इसका, 261। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहां पे कह रहा है कि कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 की क्या थीम है। ठीक, अब यहां पे महिला वर्ड आ गया, तो एक बार आपको बता दूं, अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है मेरे भाई, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो लोकसभा की इलेक्शन में वुमेन्स जीती हैं। कितनी वुमेन्स, तो टोटल 74, 74 वुमेन्स। सर्वाधिक वुमेन किस पार्टी की है, बीजेपी। संख्या कितनी है, कमेंट कर दो। दूसरी किसकी है बताओ, तीसरी टीएमसी की है, बंगाल की, 11 सीट। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि टॉप 3 पार्टीज जो वुमेन्स के सीट, जिनके मैक्सिमम सीट है। 74 में से 7 वुमेन्स को मिनिस्टर बनाया गया है। कितनी, 7 वुमेन्स को मिनिस्टर बनाया गया है। ओके, अब कह रहे हैं कि कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 की थीम क्या थी, 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो इसकी थीम है बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं का जो नेतृत्व है। ठीक है, ये थीम थी इसकी, बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं का नेतृत्व। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई कब जाती है, तो 24 जून को मनाई जाती है, 24 जून को इसको मनाई जाती है। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल, एक तरफ रिवॉल्यूशंस हैं, उसको मैच कराना है। अब देखो, रिवॉल्यूशन को मैच कराओगे तो यहाँ पे अमृत क्रांति, ग्रे क्रांति, सिल्वर क्रांति और गोल्डन क्रांति है। ऊपर 4 ऑप्शन है बगल में, अंडा उत्पादन, फल और सब्जी उत्पादन, नदी लिंक परियोजना और उर्वरक उत्पादन। देखो, नदी लिंक परियोजना, अब चूंकि बार बार अमृतकाल टर्म्स चल रहा है, तो अमृत क्रांति का पेपर में आना बड़ा ताजुब की बात नहीं है, आ सकता है। अमृत क्रांति जाहिर सी बात है, अगर हम लोग नदी लिंक कर दें तो ये अमृत की बात है। अमृत की बात है नहीं, अमृत क्या करता है भाई, जीवन दान देता है। तो अगर रिवर्स को आप जोड़ दोगे तो होगा क्या, रिवर्स को जोड़ोगे तो फ्लड की समस्या खत्म हो जाएगी, रिवर्स को जोड़ोगे तो जो सूखे की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी सी बात है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कि भैया अमृत क्रांति का संबंध आपके नदी उर्वरक परियोजना से है, नदी उर्वरक परियोजना। अब ग्रे क्रांति, सबको पता है इसका संबंध किससे है, तो ग्रे क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से। गोल्डन, अब इतना मिलाओ, एक का सी मिला दो भैया। अच्छा, एक का सी मिलाओ, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सीधा आ गया आंसर। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिल्वर क्रांति और आपके पास गोल्डन क्रांति। अब यहाँ पे अंडा उत्पादन है, फल उत्पादन है, मैच करा दीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट आइए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखिए अपने।
ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन की एक जो लाइन है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर है, ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनके ऊपर है, और दूसरा वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस रिवर पे हैं उनके ऊपर है, ठीक, वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस रिवर पे स्थित हैं उनके ऊपर है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रिवर्स मैच कराइए भैया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रिवर को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन है तो आपको पहला काम गोला बना लेना है, ठीक है, गोला बना लेना है। अब यहाँ पे क्या करा, तिलैया, दुलहस्ती, बाणसागर और बगलिहार, ये 4 परियोजनाएं हैं। आपको बताना है कि कौन सी परियोजना सही नहीं है। देखो जो बगलिहार परियोजना है, पेपर में कई बार क्वेश्चन बन गया है, बगलिहार परियोजना आपकी गोदावरी पे नहीं स्थित है, बगलिहार परियोजना का संबंध आपके चेनाब से है, चेनाब से। अब आपका थोड़ा स्मार्ट काम अगर कर लो ज्योग्राफी में, आप कुछ मत करो, केवल जो आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, आप घटना चक्र पलटोगे ना तो इनिशियली लिखा रहता है वो इंडेक्स में, वहां जाओ 12-15 प्रोजेक्ट्स हैं, पढ़ जाओ। प्रोजेक्ट्स में क्या क्वेश्चन आएगा, या तो 90% चांसेस है कि आपको स्टेट मिलाने के लिए आएगा, 10% चांसेस होता है कि वो किन किन स्टेट को कवर कर रही हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इसकी चांसेस 10%, ठीक, ओके। अब देखो भैया नेक्स्ट क्या है, पूछे सबसे ऊंचा झरना, तो देखो दिए गए ऑप्शन में जो सबसे ऊंचा झरना है उसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, पायकारा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन यार बहुत फैक्चुअली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ठीक, ये इतना फैक्ट्स याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कुंचिकल जो झरना है वो इंडिया का लार्जेस्ट झरना है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट झरना है, तो कुंचिकल, ये मैं कहूँगा ये आप लोग याद कर जाओ। आप यहाँ पे अगर होमवर्क का एक काम कर जाओगे कुछ कुछ तो बढ़िया लगेगा। जो इसमें वाटरफॉल्स है, उन वाटरफॉल्स कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, अगर तैयार कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ओके, ज़्यादा बेनिफिशियरी। देखो मैं पेपर सॉल्व करके बैठा हूँ बगल में, ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन का लेवल ईजिली समझ में आने का रहता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फिर 3 मिट्टी हमेशा पेपर में क्वेश्चन बन के आती है। जो 3 सॉइल्स होती हैं, एक तो आपकी, ठीक है, खास में 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल, और सेकंड आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक सॉइल। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ब्लैक सॉइल की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रेड सॉइल की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आते रहे क्वेश्चन, तो इनको कर जाना है। और आएगा क्वेश्चन क्या 90% केस में कि इनमें क्या कमी है क्या वृद्धि है, कहाँ पे ह्यूमस का अभाव है, कहाँ पे आयरन का अभाव है, कहाँ पे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इनकी उपस्थिति पाई जाती है, यही क्वेश्चन आएगा। ये इसकी प्रधानता है या इसकी कमी है, ये पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, यही टाइप बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। अब पहला क्या है, पहला क्या है कि अगर हम लाल मिट्टी को देखेंगे तो लाल मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम की क्या होती है, कमी होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लाल मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। हालांकि जो लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में जो स्टेटमेंट लिया हुआ है ध्यान रहा है। अच्छा एक बार पेपर में क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भाई कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ देखना आपको, तो कह रहा है कि ये मिट्टी आयरन के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल कलर की होती है। और पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल की कलर और जो कलर है उसके रेड होने के पीछे का क्या रीजन है, तो उसका है फेरिक ऑक्साइड, ओके, उसका रीजन है फेरिक ऑक्साइड। तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आएगा, इसके लिए आप तैयार हैं, सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन थोड़े से एडिशनल नॉलेज दे देंगे, वो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब लेटराइट सॉइल की बात कर रहे हैं, लेटराइट सॉइल की बात कर रहा है कि लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। हम लोग होता है कि लेटराइट सॉइल जो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की वृद्धि पाई जाती है, इसकी पर्याप्त मात्रा मिलती है, भरपूर मात्रा होती है इसकी, ना कि इसमें लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड की कमी होती है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक। मिट्टियों में को भी तैयार करना, तो ये दिमाग में रखना, उनकी और इंपॉर्टेंट विशेषताएं, ये उगाया जाता है वो उगाया जाता है सॉरी, ये 10 साल में एक बार पूछता है, लेकिन ये विशेषताएं कि किसकी प्रधानता है किसकी कमी है, ये 10 में से 9 बार पूछता है।
बाकी आप चाहो तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा है, कौन सी गर्म हवा है, बहुत सिंपल से है। जैसे अब लेवेंस्टर स्पेन की है, तो ठीक है, सिमुम जो है ये आपका, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ठंडी हवा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका कौन सी ठंडी हवा है। सिमुम जो है ये हमको पता है भैया, ये बहती है आपकी ठीक है, सिमुम आपकी कहाँ बहती है भैया, ईरान में, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया की साइड में बेसिकली बहती है, ठीक है, यहाँ पे ईरान लिखा हुआ है, कोई नहीं, बेसिकली सऊदी अरेबिया, ठीक है, उस अरब प्रायद्वीप में सिमुम आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे ईरान एक्सप्रेशन लिखा है, तो ईरान वाला बेल्ट मानेंगे, पीवाई को देखोगे तो कितनी बार सऊदी अरेबिया से मैच कराने के लिए आया हुआ है। ओके, अब लेवेंस्टर, जैसे मैंने बोला भाई कि ये स्पेन में है, अब सिंपल सा तरीका सोचने के लिए कि लेवेंस्टर क्या होगी, ठंडी हवा होगी। ओके, ये बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे लोकल विंड पे चर्चा है, लोकल विंड। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि भाई लोकल विंड्स ये कहाँ बहती है, वो लोकल विंड्स कहाँ पे बहती है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए घरों के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइबल्स कुछ घर बनाते हैं। क्वेश्चन दिया कि कौन सी ट्राइबल ऐसी जो जानवरों की खालों से बनाए गए घरों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइबल का नाम यहाँ पे लिखा है योट, ठीक है, हालांकि इसका आंसर ये दिमाग योट जो ट्राइबल्स होते हैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये इस टाइप के घर बेसिकली किर्गिज देना है, किर्गिज ट्राइबल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, किर्गिज ट्राइब के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये ट्राइब्स बेसिकली आपको पामीर की पठार से लेकर जो तियासान पर्वत श्रृंखला के बीच में, यानी हम लोग कह सकते हैं अराउंड पामीर का पठार, ठीक है, उसके इर्द गिर्द आपकी पाई जाती हैं किर्गिज ट्राइब, और इन्हीं के द्वारा यर्ट बनाया जाता है। ये गोलाकार एक समझना कि एक झोपड़ी है, ठीक है, जिसमें जानवरों की खालों का इनके द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर्स की बात करोगे तो आंसर तो इसका डी हो गया। इसमें पेपर में एक और ऑप्शन है जो आपका इग्लू है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन गया है। देखो यहाँ पे केवल ये लिखा हुआ ना कि एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया घर, एक्सप्लेनेशन में एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया घर। आप ध्यान देना, इग्लू को अगर कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ गया है, इन्यूइट भी कहते हैं, INUIT, इन्यूइट या एस्किमोस, ये बात एक ही है। ये एक स्नो हाउस होता है, ये क्या होता है, एक स्नो हाउस होता है। ओके, अब लोग तेजी से खींचते हैं, बहुत तेजी से। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्सप्लेनेशन देख लेना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसके फूल नहीं होते हैं, किसके फूल होते हैं। फर्न आपने देखा है, फर्न नॉर्मली आपके जो लोग थोड़ा सा गमले में पौधा तो लगाने के शौकीन होते हैं, फर्न बहुत आराम से देख जाओगे। फर्न के आप कभी भी फूल देखना तो बताना मुझे, ठीक है। तो 16 का मेरे हिसाब से 16 नहीं 17वें का डी होगा, एक सेकंड देख लेता हूँ, 17वें का डी होगा। ओके, 17वें का डी होगा। कटहल, गूलर, इन सब में क्या होता है, फूल पाए जाते हैं, ये इजीली गांव वाले कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया कि ये कुछ वृक्ष है, आप बताओ कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरबन को सुंदरी वृक्ष की ही तो सुंदरबन कहा जाता है, तो सी का 3 तो बहुत आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल गया। सिंपल क्वेश्चन, 50% का क्वेश्चन तुरंत बन गया। अब आपको सोचना है कि सागौन, सिनकोना, देवदार कहाँ पाया जाता है। तो देवदार बेसिकली उच्च क्षेत्रों में, हिमालय के उच्च जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देवदार पाए जाते हैं। अगर किसी को भाई कॉन्सेप्चुअली नहीं पता तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो देव लिखा है, देव मतलब देवता, और देवता कहाँ मिलेंगे, उच्च पर्वतों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, कैलाश, ठीक है। आप चढ़ के जाओगे तो याद करने का तरीका है, ये लॉजिक नहीं है, हाँ समझना। तो बी का 4 सिंपली बना दो, जो लोग फंस रहे हो, ठीक है। तो इजीली आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दामोदर घाटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि दामोदर रिवर को हम लोग दुख का रिवर, ठीक है, सड़ो रिवर के नाम से जानते हैं। बंगाल की के लिए का एक दुख की नदी थी, ठीक। हालांकि अब यहाँ पे इस रिवर पे बहुत सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। वर्तमान में इसकी बाढ़ की प्रवणता उतनी ज़्यादा नहीं जितनी पहले थी, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी के दामोदर घाटी निगम के विकास से पहले, अच्छा बात भी पहले का कर रहा है, बात भी अभी का नहीं कर रहा है। दामोदर घाटी निगम के विकास के पहले वेस्टर्न जो बंगाल है उसमें दामोदर नदी को दुख का नदी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कारण में क्योंकि जोड़ लो। दामोदर नदी अपनी उत्तरी क्षेत्र में तेजी से बहती थी और निचली क्षेत्र में बहुत धीमी जाती थी, जिसकी वजह से क्या है कि पानी फैल जाता था,
ठीक है, और बाढ़ की स्थिति आती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बोधजी परियोजना और नदी आपको मैच कराने का कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही है, ठीक है। पेपर में आप देखोगे 21वें नंबर क्वेश्चन पे, 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि रणनीति के अनुकूल का परिणाम थी जिसे 20वीं शताब्दी के किस दशक के दौरान शुरू किया गया। देखो आप, ये क्या कर रहा है कि किस दशक के दौरान शुरू किया गया, ठीक है, किस दशक के दौरान शुरू किया गया। अब वैसे तो देखो भैया, इसका आंसर, ठीक है, आप पेपर के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ठीक है, सी यानी 60 का दशक। हालांकि मुझे लगता है कि हरित क्रांति के अगर वो टर्म्स देखें तो भाई ये 62, 63 यहाँ पे लिखा भी है कि 66 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हालांकि PYQ में भी जब ये क्वेश्चन मैंने खोजा तो वहाँ पे इसका आंसर आयोग ने 60 का दशक माना हुआ है। तो भैया आप लोग, मेरे कहने का मतलब है इसकी शुरुआत आप 60 का दशक याद कर जाओ, ठीक। जैसे मैंने जब पेपर में क्वेश्चन टिक किया तो मैंने 70 का दशक किया, मैं अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, लेकिन बी ऑप्शन पे आप ध्यान दोगे तो मैंने टिक मारा हुआ है, क्योंकि मुझे भी वो 60-62 वाला कॉन्सेप्ट पता था कि मतलब चीन की क्रांति, जो चीन की लड़ाई थी हमारी, उसके बाद स्टार्ट हुआ था, ये मेरे दिमाग में टर्म्स था। बट ठीक है, इसको आयोग ने भी 60 का दशक माना है, तो आयोग जो मानेगी हम लोग याद करेंगे, सीधी सी बात है। आयोग अगर गलत मानेगी तो गलत याद करेंगे, सही मानेगी तो सही याद करेंगे, ये सीधा सा फंडा भैया, ठीक। अब बाकी कुछ चीज़ें यार यहाँ पे देखो, बहुत सिंपली फैक्ट्स हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कौन सा चीज़ ऐसा है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो सबको लगेगा मधुमक्खी कीट तो नहीं है, तो पर कीट का जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ना, वो पैरों के हिसाब से, जो पैर होते हैं उनकी संख्या, तो हमको पता है कि 8, सही है कि नहीं, 8 या 6, तो अष्टपदी जो होते हैं वो कीट के श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे वजह से कि मधुमक्खी क्या होगा, कीट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में है मोती, मोती कीटों से प्राप्त नहीं की जाती है, ठीक है। 23वां का डी, 23वें का डी राइट आंसर है, ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखा कि ये झूम कृषि है भाई, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ नाम दिया जाता है तो वो समझना, नॉर्थ ईस्ट में होता है, झूम कहा जाता है। डिफरेंट एरियाज़ में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ईजी है। यहाँ पे खनिज और खनन क्षेत्र का नाम लिखा है, ठीक है, खनिज और खनन क्षेत्र का नाम लिखा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर मतलब एरिया है जिसको मैच किया हुआ है, ठीक है। पहली बात आपको क्या होना चाहिए कि जितना, जैसे यहाँ पे तांबा लिखा है, लोएस्क लिखा है, मैग्नीज लिखा है, बॉक्साइट लिखा है। यहाँ पे तांबा के साथ किसको मिला है, आपकी चित्रदुर्ग को, ठीक है। तांबा के साथ किसको मिला है, चित्रदुर्ग को, ठीक है। तो जो चित्रदुर्ग आपका ये लोएस्क और मैग्नीज के खनन के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम लोग इसके बाद से ध्यान से देखें मैग्नीज को, तो मैग्नीज को मैच कराया भीलवाड़ा से आपके, ठीक है। मैग्नीज को आपके मैच कराया किससे, तो मैग्नीज को आपको मैच कराया भीलवाड़ा से। नेक्स्ट आप देखिए क्या मैच कराया है, आपकी बॉक्साइट को मैच कराया कटनी से। तो कटनी क्या ना, कटनी आपकी MP में स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश हमको पता है कि भैया बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के खनन के लिए जाना जाता है। तो भैया मेरे हिसाब से तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़ी त्रुटि है, ध्यान देना। तो बॉक्साइट चूंकि कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश कटनी बॉक्साइट के लिए फेमस है, तो चौथा तो सही है। मुझे अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो लोएस्क का बेल्लारी भी मुझे सही लग रहा है। लोएस्क का बेल्लारी भी मुझे सही नहीं लग रहा है, सही है। बेल्लारी आपकी कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेल्लारी लोएस्क क्षेत्र का, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जानते हो, बेल्लारी लोएस्क क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। अब ये दो तो सही हो गए, दो तो सही हो गए। लेकिन जब मैं अगर हम लोग क्वेश्चन को अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें, क्योंकि दो ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा 2 और 4 से होना चाहिए, 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, समझना। लोएस्क बेल्लारी सही है और बॉक्साइट का कटनी सही है, तो इस हिसाब से तो आंसर, क्योंकि दो ही सही हैं, तो डी होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पहली बात तो सी लिखा हुआ है, तो एक तो एरर्स यहाँ पे है, सीधी सी बात है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि तांबा को मैच करें आपके चित्रदुर्ग से। देखो तांबे के खनन के लिए हम सबको पता है यार कि आपका राजस्थान बड़ा फेमस है, खासतौर पर राजस्थान का जो भीलवाड़ा वाला बेल्ट है। राजस्थान मतलब तांबे हो, मैग्नीज हो, इनके प्रोडक्शन में अग्रणी राज्यों में है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि भीलवाड़ा वाला ऑप्शन
ठीक है। अब देखो मैंगनीज की भी उत्पादन में है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, यहाँ पे मैंगनीज पाए जाते हैं। ठीक, अब इसका आंसर ये सी दिखा हुआ है, सी का मतलब ये मैंगनीज का उत्पादन भीलवाड़ा में सही मान रहा है। ठीक, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा सुधार आप लोग कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन को डी कर देना। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन को डी कर देना, थोड़ी सी त्रुटि है एक्चुअली। पहले नंबर पेज पर अगर देखो वहाँ भी त्रुटि है क्या, 25 के साथ कुछ एराटा भी भेजा गया है, एक सेकंड रुकिए मैं देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि डी होगा, ऑप्शन में सी दिया है और एराटा में भी सी दिया है। ठीक, तो मैं कहूँगा यार इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लेना, नेक्स्ट किसी क्लास में मैं इसका सटीक आंसर आपको टिक कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। 26वां नंबर क्वेश्चन सिंपल है, जो लोकेशन सीधा पूछ रहा है, कोंकण रेलवे का हिस्सा कौन सा नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 28वां में क्या, कौन सा कथन सही है। ठीक है, अच्छा हम कहें कि भाई कथन तो दो। स्टेटमेंट है हल्दिया उड़ीसा में स्थित है, पारादीप बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है, कांडला गुजरात में है, मारमा गुआ कह रहा है कर्नाटका में है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। धन्यवाद। तो हमको पता कि भाई कि जो हल्दिया है आपका ये वेस्ट बंगाल में है, पारादीप आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है, कांडला आपका गुजरात में है, मारमा गुआ, गुआ और गोवा ऐसे मैच करा लो, तो ये गोवा में है। सिंपल था ये भी। ठीक, गोल्डन हाइट्स भैया कोई ऐसा है जो नहीं समझ रहा हो तो बहुत आसान है। 23वां नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर का वो भी आसान है। पहला टाइगर डार्क स्काई पार्क, ये भी करंट अफेयर में करा दिया हूँ मैं, तो बहुत सिंपल है। इसके फैक्ट्स आपको याद कर जाना है भैया, इंग्लिश में सॉरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो अब उसको डिस्कस कराने मत बैठाओ। ठीक है, अभी हम लोग पहुँच गए कहाँ, 30-31, कुछ इंपॉर्टेंट 30-31 में लग रहा है। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन सिंपल ही है बट ठीक है, फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन बन के आता है कि थर्मल XYZ थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो मेरा ये कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को आप लोग तैयार कर दो। जैसे अब दिए गए पेपर में आपका तालाबीरा के बारे में दिया हुआ है कि भाई तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में मोदी जी ने इसकी आधारशिला कहाँ रखी, तो उड़ीसा में। ओके, तो इसका आंसर डी है। अब स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अच्छा देखो स्टैचूज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टैचूज में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात मेटल, किस मेटल से बनाया गया, सेकेंड बात कितनी हाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात किसकी है, ये तीन बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, और चौथी बात वेयर, कहाँ बनाएगी, ये बातें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, और इन्हीं सारे फैक्ट्स को आपको स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस से भी तैयार करना है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में 34 का ये देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रीड करने का कोई मतलब नहीं है। सोशल जस्टिस में सिंपल सा मतलब है भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात कर रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक नाम लिखा हुआ है, उनका नाम है क्लाउडिया सिनबॉम। ठीक है, क्लाउडिया सिनबॉम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो ध्यान देना कि महिलाएं किसी भी सेक्टर में अगर कुछ बेहतर कर रही हैं, चाहे वो भारतीय महिला हो या किसी भी देश की महिला हो, किसी भी सेक्टर में अगर कोई पहली महिला, जैसे मान लो कि कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बना, कोई पहली महिला राष्ट्रपति बने, कोई किसी देश की पहली महिला कोई कमांडेंट बने, ठीक है, भारत में कोई प्रथम महिला पायलट बने, ये बने, वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई पर्वतारोही बने, तो जब उनकी अचीवमेंट होती है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, जेंडर गैप को कम करना। तो जेंडर अगर हम दिखाएंगे कि भाई जो महिलाएं हैं वो कुछ बेटर कर रही हैं, तो क्या होगा, जो जेंडर गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके लिए क्वेश्चन शायद नहीं आता हो लेकिन एक तरीका है। अब देखो भैया, इसका आंसर है मैक्सिको। सही है ना, आंसर मैक्सिको है बिल्कुल। हाँ, तो क्लाउडिया सिनबॉम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए क्वेश्चन में बन के आया।
अभी हाल ही में थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया समलैंगिक विवाह को लेते हुए, और अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को क्या किया, वैध कर दिया कि भैया जो समलैंगिक विवाह हमारे यहाँ होंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थाईलैंड ऐसा पहला कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया जिसने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। तो सही बात है, लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यानी कुछ और, अगर ये फर्स्ट एशियन कंट्री नहीं है, ओके, एशियन कंट्रीज में और है, दो और है, कोई भी अगर घटना सार पड़ा होगा तो बता सकता है। ठीक है, इंडिया इसमें शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, सेम सेक्स मैरिज ऑल्सो गॉट लीगल स्टेटस इन इंडिया अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो नहीं, कुछ लोगों को शॉर्ट वीडियो 2-3 बिहार वाला वायरल हो गया है तो सोच के लगेगा कि भैया कि परमिशन होगा ना तो ये सब तो जेल में होते हैं, तो भैया बच के रहियो। ठीक है, 36वां नंबर। नेक्स्ट, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कौन सा देश 5वां सदस्य देश बना? तो कभी भी जैसे ब्रिक्स में भी मेंबर्स की संख्या बढ़ गई, कुल कितनी हो गई ब्रिक्स में मेंबर्स? ब्रिक्स प्लस हम कहने लगे उनको, BRICS, ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं। तो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज में ब्रिक्स को छोड़ के कौन कौन से शामिल है? क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, तैयार रहिए। नाटो में कंट्रीज की संख्या बढ़ती रहती है, तो आएगा 31वां और 32वां नाटो कंट्री कौन सी है? तो तैयार रहना है। ठीक है, इसका आंसर है बांग्लादेश। अब कह रहा है कि भाई ये टीका का डेवलपमेंट जो हुआ है कि भाई कि हाल ही में एक MTB वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। ये वैक्सीन किस बीमारी के रक्षात्मक प्रयोग की जाती है? तो ये टीबी। भारत में टीबी, अच्छा बताओ कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? कोई बताइए क्या वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? ओके, अब यहाँ से फैक्चुअली क्वेश्चंस हैं तो इनको छोड़ते हैं। अब क्या आते हैं हम लोग 41वें नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन। देखो, कह रहा आरण्यक में दार्शनिक और रहस्यमय विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग संहिताएं पढ़ते हैं, मतलब संहिता में तो खैर आपकी चारों वेद शामिल होते हैं। जैसे जब हम लोग ये पढ़ा कि वेद, ब्राह्मण, ठीक है, तो उसमें अगले हिस्से आपके आरण्यक होते हैं और उसके बाद से उपनिषद की बारी आती है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ध्यान, वेद, हर वेदों के मुख्यतः ब्राह्मण होते हैं, फिर अरण्यक। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल में इनका, ठीक है, इनकी रचनाएं हुई हैं। और इसके से उपनिषद, उप का मतलब नॉर्मली नज़दीक से होता है, गुरु और से आमने सामने बैठ के, ठीक है, मतलब इस पे विचार विमर्श किए हैं। तो उपनिषद, उप का मतलब हमें समझना कि नज़दीक से संबंध है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कोई ऐसा भी हो जो कहे नहीं ये कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक, तो सही है। अब आप बताओ कठोपनिषद में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या यम नचिकेता संवाद वहां पे है या किसी और घर से? यम नचिकेता संवाद, नचिकेता संवाद। ओके, 1 घंटे बस पेपर करना कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे क्या कर रहा है कि इंस्क्रिप्शंस को, किस इंस्क्रिप्शन का संबंध किस राजा से है, मिलाने के लिए बोल दिया है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इजीली मिला लो। इंस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वैदिक काल में हल के लिए एक वर्ड, किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? दुहित्री। दुहित्री का मतलब, ठीक है, अभी समझा रहे हैं, वृक, लंगर या करेस। हल के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अगर हम लोग वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो जो टर्म्स हैं, जैसे जो दुहित्री हमको लगता है कि इसका संबंध बेटी, हाँ ठीक है, दुहित्री का संबंध यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। लंगल का मतलब हल से होता था, वृक का संबंध बैल से होता था, दुहित्री का संबंध बेटी से होता था, और करेस का संबंध खाद से होता था। ये एंशिएंट पीरियड के कुछ वर्ड्स हैं जो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो लंगल हल से संबंध है, वृक का बैल से संबंध है, दुहित्री बेटी से संबंध है, और करेस का संबंध खाद से है, ठीक है। ये ऐसे वैदिक कालीन नदियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि, ठीक है, गोमती, सुवास्तु, पुरुषरी किसको कहते थे। तो
ऐसे क्वेश्चंस बन के आए हैं और आते रहेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग खुद करो। कुंडलपुर की राजधानी आप लोग खुद करो। ये भाई इसको कितनी बार समझाओ, देखो क्वेश्चन बन गया हुआ है। ये भी देखो क्वेश्चन बन गया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? देखो अक्सर इसमें लोग क्या होते हैं, सिंधु और ब्यास में फंस जाते हैं। इन दोनों में अक्सर सिंधु और ब्यास में फंस जाते हैं। ये कौन से पहले समझा दो। देखो इल्तुतमिश के समय भी मंगोल आए थे। इल्तुतमिश के समय में भी। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या है? आर्यस, यानी रजिया सुल्तान। रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है, दे देना। ये पहली महिला मुस्लिम शासिका है। पेपर में आया क्वेश्चन, तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के समय में एक मंगबरनी भाग के आया था इल्तुतमिश के पास। बरनी कहा कि भैया हमको थोड़ा सा सरल चाहिए था, हमारे पीछे मंगोल पड़े हैं। अब बताओ कौन मंगोल था जो पीछे पड़ा था? इल्तुतमिश समझ जाता है कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, इसको सरल देंगे तो मंगोल हमको ठोक देंगे, भाई आक्रमण कर देंगे। और इल्तुतमिश बोला अभी तो हम ऐबक साहब मरे हैं और मैं अभी तो संभलना शुरू किया हूँ, तो एक मंगबरनी के लिए मैं पूरा दिल्ली नहीं ख़त्म करूँगा। ये बोला मंगबरनी भाई असल में क्या ना कि तुम थोड़ा वेस्ट से आ रहे हो और यहाँ का मौसम तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कहेगा तब, तो कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ। तो कहेंगे नहीं हम रहना चाहते हैं, तबीयत खराब रहेगा रह जाएगा, लेकिन नहीं भाग जाओ, अच्छा नहीं लगेगा मेहमान का तबीयत खराब हो जाए। मंगबरनी समझ जाता है इसका मन नहीं है, तबीयत बहाना है, असल में इसको अपने बचना है। तो ये जाता है, सिंधु नदी के इस पार मंगोल खड़े रहते हैं, इस पार जाएगा तो मंगोल मारेंगे, यहाँ रहेगा तो भारत पे अटैक कर देंगे मंगोल। तो बेटर ऑप्शन इसने सोचा कि भाई हम सिंधु में कूद के बह जाते हैं। आपको ताजुब होगा कि मंगबरनी घोड़ा सहित सिंधु में कूद गया और कई इतिहासकार कहते हैं वो बच भी गया, ठीक है। तो बहुत जिगरा वाला इंसान था, ठीक है, करेजा वाला इंसान। तो सिंधु अगर पूछे तो मुझे इल्तुतमिश वाली बाउंड्री पूछे ना तो सिंधु होगा। इसका आंसर रावी होना चाहिए, 47 का बी। सही है, कहानी सही है। मोरक्को वाला देखो ये कह रहा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता के शासनकाल में भारत आया था। 1333 में आया था। शासनकाल किसका था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, साथ बाबर वाले मरा गया। आसान था, ठीक है, बहुत आसान था। ये बुक्स आप लोग तैयार कर लेना। बाबर ने बाबरनामा किस दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? एक तो मेवाड़ भी इसमें है, और हमको पता है संगम पीरियड के में 4 शासक वंश थे, संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु। तो संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु। तुलुव वंश का शासक जो थे केशव, ठीक है, उनका वो भी उनका नाम था कोई राय केशव। यहाँ पे लिखा है क्या एक्सप्लेनेशन में? 50 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर का नाम लिखा है, लेकिन एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं उनका नाम बताऊँ आपको। कृष्णदेव राय भाई, ठीक है, कृष्णदेव राय और केशव देव राय मुझे समझ में आ रहा था, तो हो जाता है अपने लिए तो कृष्ण और केशव बराबर है, लेकिन नाम के लिए नहीं, ठीक है। ये इनके बारे में चर्चा की गई है। तो एक्सप्लेनेशन में इसी चूंकि, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, तो इसके लिए इन्होंने विजयनगर डायनेस्टी रख दिया है। ओके, अब मैं कह मराठा द्वारा सुरक्षा के लिए क्या लेता था? तो सुरक्षा के लिए मराठा चौथ लेते थे भाई कि 1/4 अपने रेवेन्यू का हमको दो, तुम्हारे पे कोई आक्रमण करेगा तो उसका मुंह हम तोड़ देंगे, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध इसी के लिए इन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ा था, क्योंकि चौथ लेते थे, तो नियमानुसार आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। सरदेशमुखी ये 10%, ये उत्पादन का 10% लगता था। आप बताओगे सरदेशमुखी क्यों लगता था? सरदेशमुखी के लिए जाने के पीछे का मराठों का क्या कारण था? आप में से कोई? अब ये इसमें से ट्रिक बहुत आसान है। फॉरवर्ड ब्लॉक हमको पता है कि त्रिपुरा और हरिपुरी की कॉन्फ्रेंस हो, समझ में आओ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। कांग्रेस के रिजाइन जब ये करते हैं 1939 में, तो उसकी वजह से इनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या होते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, आप लोग बताओ। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये BR अम्बेडकर साहब की थी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है। तो आंसर आप लोग ठीक कर दो, बहुत आसान है। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? ठीक, ये आप कमेंट कर दो। एक्सप्लेनेशन लिखा वो सिंपल से क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? ठीक है, रैले हंसा हंटर कमेटी गठित की गई थी। 56 का डी सही है, 56 का डी, हंटर कमेटी का गठन किया था। और एक और कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। किसने करा था? जनरल ओ डायर। हत्या कौन करेगा इनकी? उधम सिंह। जाके ब्रिटेन में ठेक देंगे, इनको ठोक देंगे। ठीक, ये फैक्ट हो गया। उधम सिंह कब ठोकते हैं? ये 1940 का ड्यूरेशन रहता है। आप बता दो कब, ईयर तो बढ़िया रहेगा। भारत में भी कमेटी बनाई थी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी, ओके। इस कमेटी को लीड कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा गोला करो, आंसर टिक करो इसको आप लोग। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है JB कृपलानी जी थे स्वतंत्रता के समय, ठीक है। 58 का क्या भैया? ए, सही, ठीक। तो बहुत सिंपल। अब जो सिंपल क्वेश्चन को छोड़, अब चाहिए बताओ, अब इसे मैं तरीका बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राणा रणजीत सिंह के अदालत ए आला की स्थापना किस स्थान पे की थी? अब अदालत ए आला, ध्यान देना, एक सेकंड, इनकी दो कैपिटल हमको होता है, अमृतसर और लाहौर। आप डाउट में आ गए होगे, ये तो मुझे पता है कि जो भी राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, दो ऑप्शन काट देगा, ए और बी में डाउट में आ जाएगा कि भाई अमृतसर या लाहौर। अब आपको सोचो, अदालत ए आला क्या पॉलिटिकल राजधानी में लगाएंगे या रिलीजियस कैपिटल में? बस इतना चीज सोचना है, और इतना सोचते ही आप आंसर मार दोगे लाहौर। सही है? नहीं तो मैं कौन से बदल दूंगा फिर। सही भाई, ठीक। 60 का बी, बहुत सिंपल तरीका सोचने का। अब ये आ जा भाई, इलाहाबाद की संधि आफ्टर बक्सर, ठीक है, कब हुआ था? यहां पे एक त्रुटि है। त्रुटि क्या है? यहां पे 1 नंबर लिखना भूल गया, यहां पे 2 नंबर लिखना भूल गया, यहां पे 3 नंबर लिखना भूल गया, यहां पे 4 नंबर लिखना भूल गया, ठीक, ये त्रुटि थी। अब 1765 त्रुटि ऑफ इलाहाबाद अवध के नवाब के साथ, 1 का 4, 2 ऑप्शन कट गया। मद्रास की त्रुटि, जिसको जिसको नहीं पता है भैया, अब बोलेंगे नहीं क्या करो, बोलेंगे नहीं क्या करो। बी का 2 तो सिंपल सी बातें लग जा रहा है। मंगलोर की संधि 1784। सालबाई की ट्रीटी कब हुई है? 1782, यानी सी का 1, आंसर नंबर सी, 61 का सी, ठीक है। इसके बाद से 20 ईयर होगा तो आ जाएगा 1802, और यही रीजन 1802 में सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, 20 वर्ष का समझौता। अवध के नवाब को हमको पता है भाई कि कुप्रशासन के आधार पे अवध के नवाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, कुप्रशासन के आधार पे, ठीक। अब 4 एक्ट के कारक जिसका गठन 1856 में नहीं हुआ था, 1856 में नहीं हुआ था, ठीक। तिलक जी कांग्रेस को कहते हैं भैया कि ये प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति अपनाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, हम आपकी नीतियों का विरोध करेंगे, ये एग्रेशन पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। तो तिलक जी का था। तिलक जी ने क्या किया था? होम रूल लीग स्टार्ट की थी। तिलक जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तिलक जी ने 1916 में लखनऊ के पैक्ट में शामिल थे। वहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोई बताएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि तिलक जी निम्नलिखित में से तिलक जी के द्वारा अंतिम पार्टिसिपेटेड कांग्रेस सेशन कौन सा था? तो 1990 का, क्योंकि 1920 में तो तिलक जी का देहावसान हो जाएगा, ओके। कांग्रेस का सेशन नॉर्मली दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में होता था। ये एक तरीका है ईयर में अगर कभी कांग्रेस सेशन पूछ दे तो उसको सही करने का। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ना ही राम प्रसाद बिस्मिल जी का है, ना ही ये अशफाक उल्लाह खां जी का है, ना ही ये बहादुर शाह जफर जी का है, ये वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब थे, उनके स्टेटमेंट था। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। जतिन दास की गिरफ्तारी लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, ठीक। तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, उसको देख लेना। अब काम लायक क्वेश्चंस में ढूंढता हूं। अब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन देखो, मैंने क्या किया, एक तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था कि भाई हम विश्व खुशी सूचकांक, ठीक है, में क्या है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, सीधा पूछ लेते। तो हमने क्या किया, अब देखो आपको इंडेक्स में क्या रखना चाहिए। पहली बात कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप रैंकिंग कौन है, कौन जारी करता है, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। इनके पिलर्स, नॉर्मली लोग तैयार करना भूल जाते हैं, पिलर्स कहते हैं कि क्या क्या पिलर्स हैं जिसके आधार पर हम लोग XYZ जो इंडेक्स है उसका मेजरमेंट करते हैं। तो पिलर्स कभी भी मिले तो तैयार करो।
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ या कमी, रैंक में वृद्धि हुई पिछले साल से या रैंक में कमी हुई, एटलीस्ट जो बुकलेट में दिया गया हो वो आप याद करो कि भाई इसमें 5 स्थान की वृद्धि हुई, उसमें 2 स्थान की वृद्धि, उसमें वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 126 रैंक है जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो ये तो सही है। मुझे लग रहा है दोनों स्टेटमेंट से होगा, एक बार देख लेता हूं। 67 का 67 दोनों सही है। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्पलेस रिपोर्टर टेक्स इनटू अकाउंट 6, ठीक है, यहां पे देखेंगे 6 इंडिकेटर्स हैं, उसका नाम लिखा गया है और 126 रैंकिंग है, ये यहां पे लिखा गया है। ओके, यहां पे लिखा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। WHO ने हाल ही में किसको मलेरिया से मुक्त किया? ठीक है, आप जब घटना शार्प हो गए तो यहाँ पे काल्बो वर्डे का नाम लिखा हुआ है, काल्बो वर्डे के नाम कुछ और भी नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करा कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री। जो लोग घटना सार की वो बुकलेट याद करेंगे उनको लगेगा मालदीव और श्रीलंका, तो इसमें नहीं होगा, 1 और 4 होगा। ठीक, लेकिन मालदीव और श्रीलंका को भी हाल ही में फ्री किया गया, यानी उपयुक्त सभी सही है। यहाँ पे कहीं अफ्रीकन कंट्री का नाम नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये दिमाग रखना कि जो भी लोग अभी घटनासार पढ़ोगे ना, उस वो हो सकता हो कि काल्बो वर्डे और अल्जीरिया देख के बाकी को गलत कर दे। ओके, धान की फसल का MSP 2300 है, सही है। 69 सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट तैयार करा देता हूं आपको। देखिए, किसी को ये नहीं रखना चाहिए कि सर बहुत उड़ा उड़ा के खत्म कर रहे हो। जो एक्सप्लेनेशन में फैक्ट्स बेस्ड है उसका मुझे फैक्ट पढ़वाओगे तो 3 घंटे की वीडियो बनेगी, आपके लिए भी बोरिंग होगा, मेरे लिए भी बोरिंग होगा। ठीक, अब देखो यहां पे क्या करा है, साइबर क्राइम में यूपी टॉप पे आ गया है, NCRB की रिपोर्ट कहती है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की क्या कर्तव्य है कि साइबर क्राइम को रोकथाम करे। अभी हमारे पास सभी मंडलों में साइबर क्राइम थे। कितने मंडल हमारे पास? 18, यानी 18 जिलों में हम लोग कह सकते हैं हमारे पास साइबर क्राइम थे, साइबर क्राइम स्टेशन थे। गवर्नमेंट टारगेट किसे बना रही है? 1 जिला 1 उत्पाद, 1 जिला 1 खेल, 1 जिला 1 साइबर स्टेशन, यानी टोटल गवर्नमेंट कितना बनाने की बात करेगी? 75। कुल कितने मंडल? 18। 18 में साइबर स्टेशन है तो माइनस कर दो 18 यहां से, यानी 18 जिलों में तो साइबर स्टेशन ऑलरेडी होंगे। बचा कितना? 57। तो कितने बनाएगी? 57। सुसाइड लग गया। ठीक भाई। त्रिनेत्र 2.0 यूपी गवर्नमेंट कैमरे का एक्सेस ले रही है। नोएडा फिल्म सिटी वेब प्रोजेक्ट, अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पेन भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा बनाया गया है। ठीक, बहुत आसान है। बाकी ये बुक्स यार मैंने याद करा है मेरे भाई, कोई ऐसा मत कहना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बेकार लगेगा हमको। मेगा विविधता वाला देश कौन सा? भूटान है। आप देखियो जितना टिक मारा हो सब सही होगा। एक बार देख भी लो 76 का, और ये गड़बड़ा गया क्या? 76 का ई है। हाँ भाई, ये तो गड़बड़ा गया, बढ़िया होगा। मेगा विविधता वाला देश क्या है आपका? एक बार देख लें क्या यहाँ पे। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने चूंकि भूटान में फॉरेस्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको टिक मार दिया। मुझे लगता है मैंने फिर यहाँ भी इसको टिक। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे ऑप्शन में सही लिख दिया है। ठीक है, ओके, कोई नहीं। यहाँ पे देखना मेगा डाइवर्सिटी जो आपका विविधता कंट्री है वो कई सारी है। ठीक है, देख जाना। मैंने भूटान टिक इसलिए माना कि भूटान में मतलब फॉरेस्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं उसको डी मारा था, उसके लिए माफ़ी। 74 का सी, अब तो कोई और गलती नहीं मारती हो, नहीं सही है। 73 का सी सही है। 72 भी मारा हूँ, 72 का सी सही है, सब सही मारा हूँ, बस एक वो गलत निकल गया। अब देखो फैक्चुअली क्वेश्चन है तो क्या है, एजेंडा 21 हमको पता है कि एजेंडा 21 का जो संबंध है वो 21वीं सदी है। 21 का मतलब 21वीं सदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इंस्टीट्यूट से स्थापना याद कर जाओ। अब आपको पूछता है कि भैया कि ग्रीन मुफलर
किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे अभी बन गया इस 80वां कि टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है, तो पर्यावरण के सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, दिवस इंपॉर्टेंट है, तो दिवस ये देख जाना, बहुत सिंपल सा दिवस है भैया, इसको ये सब मुझसे मत पढ़वाने बैठना। आपको बहुत अच्छी बात क्या होगी ना, आप अगर विश्व ओजोन दिवस की थीम तैयार कर जाओ, ठीक है, और विश्व जल दिवस की थीम तैयार करता हूँ, तो ये भी अच्छी बढ़िया बात है। कुछ थीम्स मैंने तैयार कराना है, उसको आप देख जाओगे तो बढ़िया होगा। यहाँ से प्रदूषक और उसका प्रभाव, साइंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशंस देख भी रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन को छोड़ो भैया, उसको उसके लिए मत परेशान हो आप लोग। प्राथमिक द्वितीय प्रदूषक बहुत सिंपल है। प्राथमिक प्रदूषक उनको हम लोग कहते हैं जो सीधे हवा से फैलते हैं, यानी किसी अदर की प्रतिक्रिया के थ्रू नहीं। जब किसी प्राथमिक प्रदूषक की प्रतिक्रिया के थ्रू मतलब कोई प्रदूषक जन्म हो तो द्वितीयक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, आपका प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना आप लोग, कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक हैं, क्योंकि ये सीधे हवा में फैलते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडल के साथ प्रक्रिया के बाद बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड सही था। कुछ और समझाने बुझाने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे फॉल्क डॉन्स के बारे में लिखा भैया कि किस क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है सब, तो सब बहुत आसान है, कर जाना, ठीक। यहाँ पे 1919 के एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, 1919 के एक्ट के ऊपर। पहला कह रहा है कि इसमें प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिलता दी, ठीक है। तो अब बताओ कि 1919 में प्रांत में द्वैत शासन था या 35 में। इतना अगर सोच जाओगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर दोगे। विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया, बिल्कुल सही बात है। पहली बार यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव कराई गई, मतलब बात की गई, तो बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट समझने का जो तरीका है, जो पहली बात आपको बोला हूँ, द्वैत शासन कहाँ पे, कब, किस में और कब लाई गई, प्रांतों में, वो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो पहला आंसर बहुत आसान है, ठीक। बाकी किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिला था, ठीक है, मैच कराना है, सिंपल सी बात है। बाबू जगजीवन राम को श्रम मिला था, बहुत, ये तो मतलब कई बार पेपर में क्वेश्चन बन के हुआ है। दो ऑप्शन काट दो, ए और डी में से कोई और से एक ही सही होगा, 92 का डी, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है। तो तरीके देखो, आप जो पढ़े हो पेपर में वही क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं है। देखो मैं भाई पेपर सॉल्व किया हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अब डिस्कशन किया, मैं अगर बोलूँ आपसे डिस्कशन के चांसेस थोड़ा सा कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो 88 भी डिस्कस कर सकते हो, जैसे 88 में क्या है, ठीक है। 88 जो आपका है, ये ध्यान देना, ठीक है। राई को पेपर हम लोग कहते हैं मयूर डांस, राई को ही हम लोग मयूर डांस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी, केजे यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब चरकुला को, चरकुला हम लोगों की एक रथ के चक्के पे ऊपर घड़ा वाला रख के लोग डांस करते हैं, इसका नाम आपका है पीछे डांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो फैक्ट्स पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एटी 89 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला देवी पाटन मंडल में नहीं आता है, तो देवरिया भाई हमारे बगल में गोरखपुर में, तो सिंपल सी बात है ये नहीं आता है। देवी पाटन टेम्पल के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछ गया है कि देवी पाटन टेम्पल कहाँ पे स्थित है, ये आया है तो तुलसीपुर, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है, तुलसीपुर, बहुत सिंपल है। ठीक, अब अगर हम लोग आगे देखें, आगे फैक्चुअली क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। 109 नंबर क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखो, 109 नंबर क्वेश्चंस ये रहो, ठीक है। अब सोचो, कथन और कारण का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिजली के कंडक्टर बिजली गिरने की स्थिति में इमारतों को नुकसान से बचाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधा जो
ठीक है, जो विद्युत आवेश है, कह रहा है कि विद्युत आवेश संरचना से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में चले जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और चूंकि तार के माध्यम से सीधा जमीन में चले जाते हैं, यही रीजन है कि करंट नहीं पास होता है, मतलब करंट नहीं लगता है, तो इमारतें सुरक्षित रहती है। तो कथन कारक की व्याख्या करता है। ये बहुत सिंपल था, आप लोग भी घर में ये कराते हैं, तो रीजन यही है, ठीक है, कुल मिलाकर की कहानी यही है। तो कथन कारक की व्याख्या करता है, ये भी एक सिंपल सी क्वेश्चन था। अभी एक बुलेट प्रूफ को लेके एक क्वेश्चन करंट में भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में DRDO की एक बॉडी है कानपुर में, जिसने विश्व का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, ठीक है। तो 113वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है आप लोग, 113 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर, बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुलेट प्रूफ ग्लास में किस पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेक्शन का यूज क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास में करते हैं। विनाइल रबर का यूज, ठीक है, रबर इरेजर के रूप में करते हैं। पॉलीस्टराइन का यूज फोम थार्कोल के इस्तेमाल में, और मेलामाइन का यूज क्रॉकरी के इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आपको आ जाएगा लेक्शन। ये बुलेट प्रूफ इंपॉर्टेंट है करंट में भी, इसलिए मुझे लगा कि तैयार कर जाओ, ठीक है। वो एक अक्षय कुमार की मूवी वायरल होती है, सर ये पता नहीं कि कौन सा एड्रेस है, सुई भी टूट जा रही है। तो अजय देवगन आता है, कहता है कि भाई केवलार, पहले ये अमेरिकन आर्मी यूज़ करती थी, आजकल टेररिस्ट भी यूज कर रही है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, 119 कोई बताएगा क्या इसका आंसर। कह रहा है कि किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। टोकोफेरॉल, विटामिन का रासायनिक नाम आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। विटामिन की हमको पता है रक्त का थक्का जमाता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, ठीक है। तो देखना विटामिन ई जो होता है, VIT, विटामिन ई जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, देखो ई से क्या होता है, एलिफेंट, हाथी को रोको टोको मत भाई, ठीक है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, सिंपल सी बात, याद कर जाओ। अब डिस्कशन वाला बहुत खास कुछ दिख नहीं रहा है करंट अफेयर, क्योंकि अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के ही हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए ना, आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे 7वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया, ये वो क्वेश्चन है, तो ये तो सबको पता है। बाकी सारे, प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में संकल्प यात्रा स्टार्ट की, ठीक है। विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया, हाल ही में पहला रेनबो पर्यटन सम्मेलन कहाँ मनाया गया, ठीक है। पर्यटन कैपिटल के रूप में भी बताओ नेपाल ने किसको घोषित किया है। 133वें का भी होगा, सिंपल सी बात है, देख लूँ मैं, 133 का भी है क्या, 133 का भी है, ठीक है। अब तो नेपाल ने किसे टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया है, किस एरिया को अपने, ओके। बाकी सारे आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो ईजिली हो जाएगा आपसे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 141वां नंबर क्वेश्चन, 141वां नंबर क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि मौजूदा क्वेश्चंस में थोड़ा टफ हो सकता है। कह रहा कि तटरेखा का घटता क्रम, आपको बताना कि भाई तटरेखा का घटता क्रम किसका है। तो इसका 141 नंबर क्वेश्चन, 141 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इंडोनेशिया है, फिर रशिया है, फिर कनाडा है, फिर आपका अमेरिका है। तो कनाडा आप देखो ना भाई कि ऊपर ऐसे ऐसे खूब तिरछा ऐसे खूब, ठीक है, फिर ऐसा कनाडा की हालत है। तो चूँकि जिगजैग रेखाएं बहुत ज़्यादा है कनाडा में, तो कनाडा बड़ा भी है कनाडा, तो मतलब इसमें तटरेखाएं ज़्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, 3 को आगे रखना होगा आपको। यहाँ पे 1 आगे रखा है यानी इंडोनेशिया काट दो, और यहाँ पे 4 आगे रखा है यानी अमेरिका काट दो। अमेरिका के तो ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा तो केवल कनाडा ही बाउंड्री बनाता है, ठीक है, नीचे बहुत पतला सा हो जाता है, तो इसको सोच सकते हैं। अब इसके बाद से रसिया, देखो इसके बाद से नेक्स्ट अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपका जब कनाडा हो गया, तो कनाडा के पास से आपकी इंडोनेशिया, भाई इसके पास द्वीपीय देश बहुत ज़्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है, इसके बाद से नेक्स्ट बारी आपकी है इंडोनेशिया की। अब दिक्कत आपको रसिया और अमेरिका में है कि रसिया की ज़्यादा है अमेरिका की, ठीक है। तो रसिया भी एक बड़ी कंट्री है, अब देखो यूरोप और एशिया दोनों एरियाज़ में पड़ता है। तो इसके बाद से बारी आपका 2 नंबर यानी रसिया का, फिर बारी आपकी 4 नंबर USA की। तो C नंबर ऑप्शन इसका सही है। बाकी सब करंट अफेयर के, तो ईजिली आप लोग करंट अफेयर तैयार कर लोगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। पेपर थोड़ा जल्दीबाजी में करंट अफेयर छोड़ के इसलिए डिस्कस किया, करंट अफेयर ऑलरेडी इतना करा दिया हूँ, तो करंट अफेयर में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर में क्वेश्चंस गलत हो तो सिंपल सा तरीका है, करंट अफेयर को याद करना होगा, ठीक। केवल इस पेपर में हालांकि मुझसे पूछो यार, तो उतना तो मुझे मतलब दम था पेपर में, इसमें मैंने जो महसूस किया कि बेसिकली टारगेटेड ये था कि PYQs आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी कितनी तैयारी है। इस पेपर में अगर किसी ने नेट
80 पार किया होगा, 80 to 85, ठीक है, तो बेटर परफॉर्मेंस है। जो 100 पहुंच गया होगा वो तो बहुत बढ़िया बात है। 80 पहुंचना चाहिए इस पेपर, मेरा मानना है जिसका करंट अफेयर पकड़ो वो 80 पहुंच जाए, तो 80 अगर पहुंच गया होगा तो बढ़िया है। जिसकी करंट अफेयर गलत हुई होगी, अगर वो 70 भी होगा तो ठीक है, बट करंट अफेयर्स को आपको बेटर करना ही होगा। अब समय नहीं है, अब तक करंट अफेयर गलत होता था तो चलता, अब नहीं गलत होना चाहिए। जय हिंद।